बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। अब वॉइस आपको क्लियर होगी और स्क्रीन भी क्लियर होगी। इसका मैंने फीडबैक एडमिन से ले लिया था। तो अभी मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं। कोई आधी तादाद हो जाए तो मैं इसको ना स्टार्ट कर लूँ। तो कोशिश किया करें, 4:10 पे ये क्लास होती है, तो आप 4:10 से पहले ही इसको ज्वाइन कर लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ कंपनीज़, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। यकीनन इसकी कंप्लीशन के बाद मैं आपका जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लूँगा। उसके ऊपर हमारी डिबेट होगी। अभी जो है हैंड जो है वो डाउन कर लें, हैंड रेज में करवाऊँगा। लेकिन ये जो है ना 45 मिनट, एट लीस्ट 45 मिनट आप मुझे गौर से सुनेंगे, ताकि ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो। और उसके बाद जो है मैं आपको एक नई फेज़ में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है? तो अभी जो आप ना मैसेज करेंगे, मैसेज टाइप करके रख लें अपने पास। जो रेलेवेंट फिर क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर डिबेट होगी। फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कोई बंदा आप में से ना ग्रुप बना ले, एक सोशल ग्रुप बना ले इस क्लास के लिए। एक तो ग्रुप है असाइनमेंट का, आईसीएमए की तरफ से। एक ग्रुप हमारा सोशल होना चाहिए। बिल्कुल इस लेक्चर के बाद, या आपको फील हो कि कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई कंसेप्ट जो है आप मिस कैरी कर रहे हैं, उसको उसकी क्लैरिटी मज़ीद चाहिए आपको, तो आप वो ग्रुप में टाइप करें। उसमें ग्रुप में मुझे भी रखें, तो उसमें जो है मज़ीद जो है उसमें आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ उस ग्रुप में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक सोशल ग्रुप आप क्रिएट कर दें। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टाइप्स ऑफ कंपनीज। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, 4:10 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप सब लोग 4:10 पे आ जाया करें, ताकि जल्दी से हम अपने काम की तरफ चलें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ कंपनी, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपनीज एक्ट 2017 में कितनी किस्म की टाइप्स ऑफ कंपनी, कितनी किस्म की कंपनी हमें देखने को मिलती है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिस हैं जिसकी बुनियाद पर ऑन दीज बेसिस वी कैन कैटेगराइज आवर कंपनीज, कि कंपनीज को ना हम इन क्लासेस में तकसीम कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन देखनी हो ना, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी जो है 4 किस्म की हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, पढ़ा भी दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रॉयल चार्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी जो कि किंग और क्वीन पुराने ज़माने में एक चार्टर्ड पास करके बनाया करते थे, ठीक है, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। और इसकी जो एग्जांपल थी मैंने आपको दी थी, द बैंक ऑफ जापान और वेल नाउन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ऐसे ही बनी थी। इसके बाद मैंने आपको फिर बताया था स्टैट्यूटरी कंपनी क्या कौन सी होती है। सर, ऐसी कंपनी जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास हो जाता है पार्लियामेंट से, और वो कंपनी इस स्पेशल एक्ट या ऑर्डिनेंस के जरिए वजूद में आती है, तो ऐसी तमाम कंपनीज को हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। सर, इसकी एग्जांपल क्या बताई थी आपने? तो मैंने इसकी एग्जांपल बताई थी हमारा SECP, हमारा FBR, हमारे जितने भी जो पब्लिक सेक्टर में कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट उनकी जो जनरेशन है, जैसे हमारा ICMAP, तो सबकी जनरेशन एक स्पेशल एक्ट या ऑर्डिनेंस के थ्रू है, ये वहाँ से जनरेट हुए हैं, तो इनको हम बोल देते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। सर, रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी? ऐसी हर वो कंपनी जो अपनी रजिस्ट्रेशन कंपनी लॉ के मुताबिक करवाती है। कंपनी लॉ का मतलब क्या है? सर, कंपनी लॉ का मतलब है कंपनीज एक्ट 2017 का, कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनी ऑर्डिनेंस 2013, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का, और इससे पुराने जो भी पाकिस्तान में कंपनीज लॉ इम्प्लीमेंट रहे हैं उसके मुताबिक अगर उसकी रजिस्ट्रेशन है तो वो रजिस्टर्ड कंपनी है। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं होती, वो बाहर कहीं रजिस्टर होती है लेकिन पाकिस्तान में काम करने आई है, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं सर फॉरेन कंपनी। फिर मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट बॉडी क्या है। इन सबको कॉर्पोरेट बॉडीज बोला जाता है, और इनके रिलेटेड लॉ को बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको दी थी। कॉर्पोरेट लॉ में सारे लॉज आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। फिर ये मैंने आपको करवा दिया था, ये कंपनी एक्ट की में से लेके डेफिनेशन, ये कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशन मौजूद हैं। कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 2, उसमें सारी की सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं। देन मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ जी, जो कंपनी जिसका एक स्पेशल एक्ट या ऑर्डिनेंस मौजूद है, जैसे पेपरा की मैंने एग्जांपल दी थी कि उसके पीछे एक एक्ट मौजूद है। उस एक्ट ने कहा था एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट को, जो गवर्नमेंट परचेजिंग कर रही है ना, इसको देखे, इसको इसको जो है इसको कंट्रोल करे। आप नैब ओपन कर लें तो नैब की वेबसाइट पे लिखा होगा अबाउट अस में चले जाए, वो बताएगा आपको कि नैब कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन SCCP में नहीं है। तो हर वो गवर्नमेंट की कंपनी जो कि एक स्पेशल एक्ट से पास हो जाए तो वो होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। बॉडी कॉरपोरेशन में सारी कॉरपोरेशन आ जाती हैं, किसी की भी आप एग्जांपल दे दो, इन सबको बॉडी कॉरपोरेट बोलते हैं बच्चों। ये सबको बॉडी कॉरपोरेट कह सकते हो। इसके बाद मैंने ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी, मेंबर की लाइबिलिटी के ऊपर अगर कंपनी को डिवाइड किया जाए, कंपनी की जो लाइबिलिटी है आउटसाइड द वर्ल्ड, मैंने रिक्वेस्ट की थी अभी कोई हैंड रेज ना करे, एटलीस्ट 45 मिनट मुझे सुने, उसके बाद लाजमी जो है मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे सुन लें एक बार। अच्छा, मेंबर्स लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी अगर कंपनी को डिवाइड किया जाए, कंपनी की, फिर मैंने यहाँ पे कहा था आप लोगों को कि कंपनी की लाइबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड सॉरी अनलिमिटेड होती है। कंपनी की लाइबिलिटी को हम लिमिट नहीं कर सकते। हाँ, मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है, जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है, उस बेस पे हम कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं
on the basis of limited by shares, on the basis of limited by guarantee, on the basis of unlimited guarantee। तो इसको अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिट होगी शेयर्स की वैल्यू तक, शेयर्स की वैल्यू तक, और शेयर की वैल्यू में अगर कुछ अनपेड अमाउंट रह गई, लेट्स सपोज में एक शेयर है 10 रुपए का, उसमें 8 रुपए पेड हैं, मेंबर की तरफ से 8 रुपए पेड हैं, 2 रुपए अनपेड हैं, तो जब भी कंपनी वाइंड अप हुई या जब भी कंपनी क्वेश्चन रेज करेगी तो इन 2 रुपए के लिए मेंबर को लायबल ठहराएगी। मेंबर की लायबिलिटी अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड होती है। अगर उसने फुली पेड शेयर कर लिया है तो मेंबर की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स मेमोरेंडम में सब्सक्राइब कर देते हैं एक गारंटी, एक गारंटी फॉर्म लिख देते हैं कि मैं लायबल हूं कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी तब मैं इस कंपनी में कुछ हिस्सा या कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते थे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर कंपनी वाइंड अप हो गई तो जितने भी वाइंडिंग अप पे लोगों के पैसे देने हैं सारे के सारे इसके मेंबर्स अदा करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी मैंने ये पढ़ा दिया था। उसके बाद कंपनी एक्ट में जो जो डेफिनेशंस आती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये मैंने पढ़ा दी थी। इसके बाद मैंने आपको करवाया था कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये मैंने आज करवाना है। इसको ज़रा गौर से सुने। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर शेयर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसकी बुनियाद पर हम कंपनीज को कैसे डिवाइड करते हैं। देखें, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दो डॉक्यूमेंट होते हैं नेसेसरी किसी भी कंपनी को बनाने के लिए। अपने पास लिखें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं। यकीनन कंपनी एक्ट में इनके ऊपर एक लेंथी डिबेट मौजूद है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। अभी के लिए तुम सिर्फ ये लिखो कि दीज आर टू डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंपनी। अभी के लिए अपने पास ये लिख लो। अभी के लिए मेमोरेंडम का वर्ड तुम अपने पास ये लिखो कि मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कि पहले नंबर पे मेमोरेंडम जो कि ज़रूरी है कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। फिर दूसरे नंबर पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम SCCP को सबमिट करवाते हैं। हम SCCP में जो रजिस्ट्रार बैठा है उसको सबमिट करवाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने पास लिखो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दोबारा रिपीट करूंगा, ये दोनों डॉक्यूमेंट होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बच्चों, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ज़रा गौर से सुन लेना, फिर ये कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी, सर ऐसी कंपनी जिसने जब रजिस्ट्रेशन हो रही थी इसने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाया रजिस्ट्रार के पास कि मुझे रजिस्टर करो। ठीक है, इसी तरह एक पब्लिक कंपनी, उसने भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA लिखने लगा हूं, इसने भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसको सबमिट करवाया,
रजिस्ट्रार जो कि बैठा है SCCP में कि हमें एज अ कंपनी रजिस्टर कर लो, लेकिन इस कंपनी ने ना, प्राइवेट कंपनी ने 3 बातें स्पेसिफाई कर दी कि मैंने अपने आर्टिकल में ये बातें स्पेसिफाई की हैं, ये 3 बातें नोट कर लो। इसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ना ये 3 बातें लिख दी, LRP। याद कर लो कि जो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेम होगा, लेकिन अगर कोई कंपनी इस लीगल डॉक्यूमेंट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 वर्ड लिखाता है, ये एब्रीवेशन है 3 वर्ड की, हालांकि ये एक सेक्शन है। मैं अपने बच्चों को ऐसे तैयार करवाता हूँ कि प्राइवेट कंपनी क्या है, जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में LRP है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, प्राइवेट कंपनी कौन, LRP। प्राइवेट कंपनी कौन, LRP। ऐसी कंपनी जो कि जब रजिस्ट्रेशन करवाने गई थी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाया, तो उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में LRP लिख दिया। लेकिन जो दूसरी कंपनी थी, पब्लिक कंपनी थी, उसने ऐसी कोई वर्डिंग यूज नहीं की, तो इसने इसको कहा मुझे ऐसे ही रजिस्टर कर दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो LRP होता क्या है? सबसे पहले पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी एक्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी। ये देखो, ये डेफिनेशन है, ये कंपनी एक्ट की लैंग्वेज है। कंपनी एक्ट ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी को ऐसे डिवाइड कर दिया। पब्लिक कंपनी क्या है? मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, हर दिल अजीज डेफिनेशन। और जब मैं तो स्टूडेंट होता था तो मेरी ये फेवरेट डेफिनेशन थी कि यार पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। ठीक है, ये कंपनी एक्ट की लैंग्वेज है। अच्छा, फिर प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी को डिटेल में डिफाइन किया गया कि ऐसी कंपनी जो कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वर्डिंग यूज करेगी LRP। LRP को अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख देगी कि हमारे मेंबर्स के ऊपर लिमिट है, मेंबर्स जो हैं वो लिमिटेड होंगे, मेंबर की तादाद लिमिट में होगी और हमारी तादाद कभी भी 50 मेंबर से ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन है, और फॉर रिस्ट्रिक्शन है, हम कभी भी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, L फॉर लिमिट, R फॉर रिस्ट्रिक्शन, P फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट कि हम कभी भी अवाम से पैसा नहीं लेंगे। प्रोहिबिट टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स, यानी कि अवाम से कभी भी, पब्लिक से कभी भी हम फंडिंग रेज नहीं करेंगे। तो ऐसी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी बन जाती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी। हाँ, प्राइवेट कंपनी क्या, ऐसी कंपनी जो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाए और उसमें LRP लिखा है। LRP एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में पब्लिक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है। तो कंपनी एक्ट ने कहा कि जो भी कंपनी जब वो रजिस्ट्रेशन में होगी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर LRP लिखा है, ये सेक्शन पूरा उठा के लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसकी एब्रीविएशन मैंने बनाई, LP लिखा है, तो ऐसी हर कंपनी को हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब इसकी जो वर्डिंग है कंपनी एक्ट में, उसको देखते हैं कि कंपनी एक्ट में इसकी वर्ड डिबेंचर्स, ये भी
अभी फिलहाल आप याद करें, शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर जो हैं, डिबेंचर भी एक मेथड है फंड रेजिंग के लिए, ठीक है, एक फंड रेजिंग के लिए एक मेथड है। अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आप टाइप्स ऑफ कंपनी जो है इनको फॉलो करें। अगर मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी तो मैं कंपनी एक्ट के किसी और सेक्शन में चला जाऊंगा, ठीक है बच्चों। अभी फिलहाल ये देखो, पब्लिक कंपनी और उसके बाद प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल restrict the right to transfer the share, limit the number of its member to 50, including person not including the person who are in employment of the company, ठीक है, इनके एम्प्लॉइज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो कभी भी 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। नहीं, ये बाद में बताऊंगा कि कंपनी को सारी LRP के ऊपर अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये उसने लीगल डॉक्यूमेंट में लिख दिया। अच्छा, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू द पब्लिक को कभी भी ये इनवाइट नहीं करेंगे कि उनके शेयर सब्सक्राइब कर लें, डिबेंचर सब्सक्राइब कर लें या रिडीमेबल कैपिटल ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब ये दो कंपनी मैंने पढ़ा दी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। सर ये लिस्टेड का क्या चक्कर है? लिस्टेड कंपनी क्या है? हर पब्लिक कंपनी, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात होगी। हर पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में चली जाए फंड रेजिंग के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के हम अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच के स्टॉक एक्सचेंज में चली जाए, तो इस कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। याद रखें, लिस्टेड कंपनी के लिए शर्त है कि पहले वो पब्लिक कंपनी हो। हर पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी वो लिस्टेड है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग में हो, वो लिस्टेड है। और इसकी जो शेयर्स होंगे, इस कंपनी के जो शेयर्स होंगे या डिबेंचर्स होंगे या रिडीमेबल कैपिटल होगा, उसको हम बोलेंगे लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है। ये दो वर्ड अपने पास लिख लें, लिस्टेड सिक्योरिटी और लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी में फिर कौन सी कंपनीज आ गई? इसके अलावा जो भी कंपनी है अनलिस्टेड है, जिसमें प्राइवेट आ जाएगी, पब्लिक आ जाएगी, ठीक है। सिंगल मेंबर कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी, एससी प्राइवेट कंपनी जो कि बनी हो एसएमसी रूल्स, सिंगल मेंबर कंपनी रूल्स 2003 के मुताबिक, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है और ये प्राइवेट होती है। जब हम एसएमसी रूल पढ़ेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसके ऑपरेशंस क्या हैं और ये कैसे बनती है, ठीक है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टाइप मेरे पास बचती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की बेसिस पे हम कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल क्या है? अब जरा एक डायग्राम देखें। ये एक कंपनी है, ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी। जरा गौर से सुनना है मेरी बात को। कंपनी ए ने कंपनी बी के ऊपर कंट्रोल अक्वायर कर लिया। वर्ड क्या मैंने यूज किए सर? वर्ड आपने यूज किए हैं कंट्रोल। कंपनी ए ने कंपनी बी के ऊपर कंट्रोल अक्वायर कर लिया, तो कंपनी ए जिसने कंट्रोल अक्वायर किया, जिसने कंट्रोल कर लिया कंपनी बी को, उसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। और जिसके ऊपर कंट्रोल आ जाए उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। पहले मैंने आपको बच्चों बताने की कोशिश की कि होल्डिंग क्या है, सब्सिडरी क्या है। मैंने कंट्रोल को डिफाइन नहीं किया, पहले मैंने आपको हायरार्की डिफाइन की।
ऐसी कंपनी जो कि किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर ले, जो कंपनी कंट्रोल एक्वायर करती है इसको हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के ऊपर कंट्रोल आ जाए उस कंपनी को बोलते हैं सब्सिडरी। अब सर वर्ड कंट्रोल जो है ये परेशान कर रहा है, बताएं तो सही कंट्रोल है क्या? So by the word control mean the control has been also defined in section 2 of Companies Act. कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है जब एक कंपनी के पास ये राइट आ जाए कि ये वाली कंपनी acquires more than 50% shares of the company। पहली बात कि ये कंट्रोल वर्ड सर कैसे, कंट्रोल का मतलब क्या है? तो कंट्रोल का वर्ड जो है उसका पहला मतलब ये है कि कंपनी ए ने कंपनी बी के या तो 50% से अबव के शेयर्स परचेज कर लिए हैं, और अगर इसने 50% के शेयर्स परचेज कर लिए, 50 या 50% से अबव, सॉरी 50% से अबव के शेयर्स परचेज कर लिए, तो ही हैज राइट, इसके पास एक राइट चला जाता है, एक अथॉरिटी चली जाती है। ही हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कंट्रोल आ गया। कंट्रोल को कंसाइज करके मैंने समझा दिया कि कंट्रोल होता क्या है। कंपनी ए ने कंपनी बी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर लिया, तो कंट्रोल का मतलब क्या है? जिस कंपनी ने कंट्रोल किया उसको हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, जिस कंपनी के ऊपर कंट्रोल आ गया इसको हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो कंट्रोल क्या है? अगर कंपनी ए कंपनी बी के 50% से मोर के शेयर्स परचेज कर ले, तो इसका मतलब इसके पास अथॉरिटी टू अपॉइंट या रिमूव, ये दोनों में से एक ताकत आ गई है इसके पास कि कंपनी बी का जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड है उसको वेरिएट कर सकती है। तो सर इसको बोलते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी का कंसेप्ट। मुझे बस कंप्लीट करने दे, 10 मिनट और रह गए, कंप्लीट करने दे, मैं आप सब लोगों की लाइव चैट की तरफ आऊँगा। ठीक है, आपकी लाइव चैट की तरफ आऊँगा, सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, सिर्फ मुझे कंप्लीट करने दें। अच्छा, अब सर एक और कंसेप्ट है जो कंपनी एक्ट में यूज़ किया गया कि ये जो कंपनी बी है ना, इसने ऐसे ही किसी और कंपनी पे कंट्रोल एक्वायर कर लिया, जैसे कंपनी सी पे, कंपनी सी पे कंपनी बी ने कंट्रोल एक्वायर कर लिया, और कंट्रोल का वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ कि कंट्रोल कहते किसे हैं। कंपनी बी ने कंपनी सी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर किया, तो कंपनी बी जो है कंपनी सी की होल्डिंग बन जाएगी। इसको मिंगल नहीं करना, ज़रा मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कंपनी बी होल्डिंग होगी कंपनी सी की, और कंपनी सी जो है सब्सिडरी बन जाएगी कंपनी बी की। कंपनी एक्ट में क्या बताया गया? अब कंपनी एक्ट ने बताया कि होल्डिंग कंपनी क्या है, जरा गौर से सुनना। अब मैं डेफिनेशन हल्की सी चेंज करने लगा हूं। ऐसी कंपनी जो कि किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर ले, वो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी होगी, और जिसके ऊपर कंट्रोल आता है वो सब्सिडरी बन जाती है। फिर कंपनी एक्ट ने कहा सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी, सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी यानी कि कंपनी सी, इसको सब सब्सिडरी बोलते हैं कंपनी की
सब्सिडरी की आगे कोई सब्सिडरी, वो भी कंपनी ए की, वो भी कंपनी ए की कंट्रोल में गिनी जाएगी, वो भी कंपनी ए की सब्सिडरी कहलाएगी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और सब सब्सिडरी कंपनी। इसके वर्ड जो हैं मैंने कहाँ से एक्सप्लेन किया, मैंने कंपनी एक्ट की डेफिनेशन से एक्सप्लेन किया। तो मैंने कंपनी एक्ट की डेफिनेशन ये लिखा हुआ है। होल्डिंग कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो कि किसी अदर कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाती है। ठीक है, और इसका मतलब है कि दूसरी कंपनी जिसके ऊपर होल्ड आ जाता है, कंपनी एक्ट ने कहा वो सब्सिडरी हो जाएगी। ठीक है, फिर सब्सिडरी को डिटेल में डिफाइन किया गया कि सब्सिडरी कैसे बनती है। उसने कहा सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके ऊपर होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इसका कंट्रोल होता है एक्सरसाइज वन हाफ का मतलब मोर देन वन हाफ का मतलब 50% से अबव कि उसकी वोटिंग सिक्योरिटीज इस कंपनी के पास हैं। तो ये कंपनी जिसके ऊपर ये काम होता है इसको सब्सिडरी बोलते हैं, और जो कंपनी ऐसा काम करती है उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। हाँ, एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर कंपनी ए ने सारे के सारे शेयर्स परचेज कर लिए कंपनी बी के, पहले था कंट्रोल, कंट्रोल आ गया। हाँ, अब एक ऐसा कंट्रोल आ गया जो कि फुल फ्लेज है, सारे के सारे 100% जो है शेयर होल्डिंग जो है कंपनी बी की परचेज कर ली कंपनी ए ने। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंपनी ए होगी वो फुली ओन्ड होल्डिंग कंपनी होगी, और जो बी होगी कंपनी ए सारे के सारे शेयर्स परचेज कर लिए कंपनी बी के, तो ये फुली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है, ये बात बताइए। अच्छा जी, इसके बाद एसोसिएट कंपनी क्या है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। एक और कंसेप्ट यूज कर लें, एसोसिएट कंपनी। आप लोग अपने पास लिखें सर ये एसोसिएट कंपनी क्या है। सिर्फ 5 मिनट, कंसेप्ट क्लिप कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपकी बातों की तरफ आऊँगा। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी का क्या मतलब है? सर अगर दो कंपनीज हैं ना, सुनना है ज़रा मेरी बात को, एसोसिएट अभी क्लियर हो जाएगा। एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है? एसोसिएटेड कंपनीज को भी डिफाइन किया गया कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में। एसोसिएटेड कंपनी क्या है? सर अगर ये कंपनी लेट्स सपोज एक्स है और ये कंपनी लेट्स सपोज वाई है, अगर इस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये वर्डिंग आपने याद रखनी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, पीछे कंट्रोल के वर्ड यूज किए थे मैंने, यहाँ पे है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, तो इन दोनों कंपनीज को एक वर्ड से डिनोट किया जाता है, उस वर्ड को हम कहते हैं एसोसिएटेड कंपनीज। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या है? सर किसी भी कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब आता है अगर कोई कंपनी 20% आर मोर की इन्वेस्टमेंट करती है किसी दूसरी कंपनी में, याद रखना है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20% से स्टार्ट हो जाता है और ये अप टू जाता है 50% तक। 50% से ऊपर चले गए तो सब्सिडरी और होल्डिंग का चक्कर आ जाएगा, फिर वो एसोसिएटेड नहीं रहेंगी। एसोसिएटेड कंपनी कौन सी? ऐसी कंपनी जो कि दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्वायर करती है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब एक्वायर होता है? जब उसके 20% टू 50% के दरमियान की वोटिंग सिक्योरिटीज कंपनी एक एक्वायर कर लेती है। ये हो गया एसोसिएटेड कंपनी। लास्ट जो कंपनी की टाइप है वो है पब्लिक सेक्टर कंपनी, द पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी हैं? कंपनी एक्ट ने डिफाइन किया पब्लिक सेक्टर कंपनी को। पब्लिक सेक्टर कंपनी,
कंपनी एक्ट ने कहा कोई भी कंपनी चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसकी रजिस्ट्रेशन ना देखो, कुछ भी कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब क्या है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो सकती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी, ये कंपनीज एक्ट की वर्डिंग है, इधर पब्लिक और प्राइवेट। कंपनी एक्ट ने कहा कि कोई भी कंपनी है पाकिस्तान में, कोई भी कंपनी है, या वो पब्लिक हो या वो प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी हो जाए यार, जो पीछे तुमने टाइप पढ़ी है, अगर इस कंपनी में गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है 50% से मोर, तो ऐसी हर कंपनी को हम पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलेंगे। कि ऐसी कंपनी या वो पब्लिक हो या वो प्राइवेट हो, कुछ भी हो जाए जिसमें गवर्नमेंट की 50% या मोर की इन्वेस्टमेंट चली गई, तो ऐसी कंपनी को हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। यानी आप इजी वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो होल्डिंग कंपनी बन जाए, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी कोई अदारा होल्डिंग बन जाए, तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है, अगर वो पब्लिक है या प्राइवेट है, तो वो कंपनी कहलाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब ये मैंने टाइप्स ऑफ कंपनीज बच्चों कंप्लीट कर दी है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब आप लोगों के जो सिनेरियोज हैं या जो क्वेश्चन हैं उनका जो है मैं जवाब दूंगा। कोशिश कीजिएगा टाइप्स ऑफ कंपनी से ही रिस्ट्रिक्टेड हों, ठीक है, इररेलेवेंट हम क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस ही ना करें। तो हैंड रेज है मेरे पास सुलेमान अहमद का, आप बात करेंगे सुलेमान? अस्सलाम वालेकुम सुलेमान, आप बात करेंगे, माइक आपका ओपन कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली ये एसोसिएटेड ऑफ कंपनी रिपीट करते हैं। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ, अजान हो रही थी इस वजह से। एसोसिएटेड कंपनी मैंने रिपीट करना है, ठीक है, मैंने लिख लिया जी, ठीक है सुलेमान, मैं इसको मैंने नोट कर लिया है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फरहान इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जी अगर जी, आपकी आवाज़ आ रही। जी अगर कंट्रोल 50% से नीचे भी आ जाए, जैसा कि 47% है या 40% है और इतनी मेजोरिटी और किसी के पास नहीं है, तो फिर भी उसे एसोसिएटेड कहेंगे या होल्डिंग बन जाएगी? एसोसिएटेड के वर्ड मैंने इसका क्राइटेरिया लिखा था 20 to 50 की रेंज में। देखो जी कंट्रोल जी तभी आएगा ना जब आप अपनी बात मनवा सकोगे, आपके पास वोटिंग पावर इतनी आ गई है कि जो बात आप करेंगे वो ही मानी जाएगी। तो कंट्रोल का सर, मतलब है प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली आपका ये होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स होते हैं, तो मेजोरिटी जो है वो 35-40 से भी अटेन हो जाती है, क्योंकि बाकी तो वो पूरे मुल्क में फैले होते हैं, लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। तो नॉर्मली जो होल्डिंग। देखें जी देखिए फरहान फरहान होल्डिंग का कंसेप्ट वो बाद की बात है कि कोई इकट्ठा हो पाया या नहीं हो पाया, मीटिंग हुई, देखो मीटिंग हुई, कोई इकट्ठा हो पाया या नहीं हो पाया, ये बात की बात है। फिलहाल हमने देखना है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर अपनी मर्जी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। वो कब कर सकती है? अगर उसके पास 51% की होल्डिंग होगी। तो जो कंपनी एक डिसीजन लेना चाहेगी वही दूसरी कंपनी से डिसीजन दिलवा देगी। वो बाद जी की बात है सर। फरहान कि कोई कमेटी, ठीक है। अच्छा रिजवान अली, कुछ तो इस डिस्कशन के बाद ना बिल्कुल आपने कनेक्टेड रहना है। इंशाल्लाह हमने एक बिल्कुल बेसिक जो है ना हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, इसके बाद हम सब लोग वन पेज पे आ जाएंगे। जी रिजवान अली। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था ये जो पब्लिक और प्राइवेट में होता है, ये प्राइवेट। जी जी, पब्लिक और प्राइवेट में होता है। जी रिजवान जल्दी बोले, मैंने कहा जल्दी सर बोले 10। ये जो कंसेप्ट है ये पब्लिक के लिए है या प्राइवेट के लिए है? कौन सा कंसेप्ट?
रिजवान अली। होल्डिंग और सब्सिडी का था। होल्डिंग सब्सिडरी हर किस्म की कंपनी के लिए हो सकता है, ठीक है। ये लेकिन सर प्राइवेट तो रिजवान इशू आपका कर ही नहीं सकते शेयर। ऐसा हो सकता है कि जब प्राइवेट कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई हो, उसकी इनकॉर्पोरेशन में पब्लिक कंपनी भी इन्वॉल्व हो गई। और एक और सर एक क्वेश्चन था, फुली ओन्ड कंसेप्ट में अमेलगामेशन और मर्जर में फिर क्या डिफरेंस है? यार वो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, ठीक है। वो अकाउंटिंग कंसेप्ट है कि इन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट जो है या इन्होंने कैसे बिजनेस को रन करना है, लेकिन इन ये ऐसी कंपनीज हैं जिनकी कंपनीज और एक्ट में रजिस्ट्रेशन अलग अलग मौजूद है, ठीक है। अमलगामेशन में ये होगा कि ये दोनों कंपनीज अपनी रजिस्ट्रेशन छोड़ेंगी, दोबारा से एक नई कंपनी की सूरत में अमर्ज हो जाएंगी। जी थैंक यू सर। अच्छा जी, मिसबा। मिसबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सिंगल मेंबर कंपनी समझा दिएगा दोबारा। सिंगल मेंबर कंपनी, अभी सुन लो मिसबा, ये ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर होती है SCCP से, और जब ये रजिस्ट्रेशन होने जाती है ना, SCCP से रजिस्ट्रेशन होने जाती है ना, तो ये कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मेंबर है, और एक रूल है आपका जिसको आप बोलते हैं सिंगल मेंबर कंपनी रूल, जो कि 2013 में आया था, 2003 में आया था, उसके मुताबिक मुझे रजिस्टर कर दें। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है। थैंक ये यू सर। यहीं पे क्लियर हो गया। अच्छा, आगे है शहजाद अकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का थोड़ा सा समझा देंगे, जो आपकी आवाज़ चली गई थी और बिल्कुल समझ नहीं है उसकी। ठीक है, ठीक है, मैं प्राइवेट में और पब्लिक में दोबारा जो है फर्क बता दूंगा। मैंने आपका क्वेश्चन लिख लिया। नेक्स्ट। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट मेरे पास है, हैंड रेज किया हुआ है खालिद जवेद साहब ने। खालिद साहब जल्दी। हेलो खालिद साहब, खालिद साहब डिस्टोर्शन काफी आ रही है, जल्दी बात करें। ठीक है, मैं दावा दूंगा हिना निसार को। हिना निसार बात करेंगे। बच्चों जल्दी से इस डिस्कशन को वाइंड अप करें ताकि जल्दी क्वेश्चन पूछें अपने, ताकि दूसरे सर मेंबर मुझे ये इंतजार पूछना करें। था कि बुक्स कौन सी से पढ़ना है, और आप जो मटेरियल पढ़ा रहे हैं या आपसे कुछ कनेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? इसका व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें डेली आपको फीड मिलती है, डेली फीडबैक मिलता है आपको सर स्लाइड्स एक्चुअली का। आज आपने मेरी सिर्फ और फर्स्ट क्लास है सिर्फ, तो मुझे पता नहीं है ग्रुप का। ठीक है ना, वो ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, स्लाइड आपको मिल जाएंगी। आपने जो मेरी तरफ से मटेरियल होगा इसी को तैयार करना है। मोहम्मद वजाहत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने लिस्टेड कंपनी में एक बात की थी, लिस्टेड सिक्योरिटी, उसका जरा थोड़ा जी बता जी, दीजिए। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ वर्ड लिस्टेड सिक्योरिटी, ठीक है, ये मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, हमजा जावेद। हमजा जावेद चला गया मेरे ख्याल से। तो उसके बाद बचा है वजाहत, शहजाद अकील साहब हो गए थे, वजाहत हो गया, ठीक है। मैंने सबके बातों का जवाब दिया। अब मैंने जो बातें रिपीट करनी है टाइप्स में वो मेरे पास आ गई हैं, मैं उनको रिपीट करूंगा बच्चों। तो देखें, सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा गया पब्लिक और प्राइवेट का, एसोसिएट का पूछा गया, लेकिन उसको मैं बाद में लेता हूँ। 2 हैंड रेज हुए हैं। हमजा जवाद, हाँ जी, हमजा जवाद, जल्दी जो यार डिस्कशन कंप्लीट करो, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। मोर देन 100 पीपल्स आर अफेक्टिंग। हमजा जवाद। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है सर, बेसिकली सर ये सेमी गवर्नमेंट की टर्म्स में आएंगी सर, कि उनके मतलब गवर्नमेंट के 50% शेयर्स हैं उसके अंदर, जो सेमी गवर्नमेंट की टर्म होती है। यार कह लो आप उनको
कुछ भी कह लो, सेमी गवर्नमेंट कह लो, पार्शली गवर्नमेंट कह लो, लेकिन कंपनी एक्ट उसको कहता है पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, जो कंपनी एक्ट की लैंग्वेज है मैं तो वही बताऊंगा ना आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अनीस गुल जो है ये बात कर। ओके सर, थैंक यू। जी जी, अनीस गुल। अनीस गुल, अनीस। सिर्फ 2 पार्ट मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, इनके बाद जो है किसी का माइक अब अलाउ नहीं होगा। मैं कंसेप्ट की तरफ जाऊंगा, ताकि आज मैंने एक अच्छा सा एक आपको कंसेप्ट भी देना है। बेस हम जो हमारी बेस है वो क्लियर करनी है। दानियाल, हेलो दानियाल, दानियाल आपका माइक ओपन कर दिया है। दानियाल को मसला है, नजम साहब बात करेंगे। जी नजम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था, आपने कहा कि जो पब्लिक कंपनीज हैं वो फंड रेजिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाती हैं, तो नहीं, लाजमी नहीं, जी जी, लाजमी नहीं, अगर उसने जाना है तो जा सकती है। सही है। यही मैं पूछना चाहता था कि ठीक है, शेयर्स वहाँ भी तो शेयर्स के थ्रू ही फंड रेज होंगे ना? नहीं, मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, मैं अभी दोबारा पढ़ा देता हूँ कि पब्लिक कंपनी लिस्टिंग करवाएगी ना तो लिस्टेड हो जाएगी, लेकिन लिस्टेड के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो पब्लिक हो। डिस्टॉर्शन काफ़ी आ रही है नजम साहब। चलें, अब मैं किसी का हैंड रेज जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। मैं मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के, इनको रिपीट करूँगा। होपफुली ये सब बच्चों के भी यही कंसर्न हो जो कि इन्होंने पूछे हैं कि सर पहले पब्लिक और प्राइवेट का मतलब समझा दें। पहले पब्लिक प्राइवेट फिर लिस्टेड का मतलब समझा दूंगा। अब हैंड रेज नहीं लूँगा। ये देखें जी, पब्लिक कंपनी क्या है और प्राइवेट कंपनी क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 लीगल डॉक्यूमेंट हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि जब भी वो रजिस्ट्रेशन करवाती है 2 लीगल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करवाती है। उन लीगल डॉक्यूमेंट में एक लीगल डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यकीनन इंशाल्लाह हमने ये पढ़ने हैं, इनके ऊपर डिटेल में प्रोविजंस मौजूद हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर एक कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये लिख दे, ये 3 बातें लिखाए, एलआरपी के वर्ड लिखाए, एलआरपी की प्रोविजन लिखाए, तो वो कंपनी बन जाती है प्राइवेट कंपनी। वो प्राइवेट कंपनी बन जाती है। और पब्लिक कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो प्लेन होता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ऐसी, उसमें कोई लिमिट नहीं होती, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं होती। तो वो दोनों जब रजिस्टर हो जाती हैं तो एक कैटेगरी में चली जाती है प्राइवेट कंपनी और एक कैटेगरी में चली जाती है पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के पास तो अपने फंड्स हैं, इसीलिए तो वो प्राइवेट कंपनी बनी कि वो अपने पैसों से काम करना चाह रहे हैं कि हमारे मेंबर्स जो हैं ये लिमिट रहेंगे और हम जो फंड रेजिंग है अपनी ही यूज़ करेंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी का पब्लिक के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इसकी रेगुलेशन भी ज़्यादा है फिर एससीसीपी के पास, वो सारी हमने पढ़नी है। तो पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन आ जाती है या तो फंड रेज करे लोकली, या वो फंड रेजिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास चली जाए कि आप जो है हमारी सिक्योरिटीज को लिस्टेड करें और यहाँ से लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हर वो पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है उसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। इजी वर्ड्स में समझा रहा हूँ, ठीक है, लीगल लैंग्वेज नहीं समझा रहा। और इसकी जो सिक्योरिटीज जो होती हैं जब स्टॉक एक्सचेंज में अप्रूव हो जाती हैं कि आपके शेयर्स, आपके डिबेंचर्स, आपके रिडीमेबल कैपिटल यहीं से बिकेंगे, तो ऐसी जो सिक्योरिटीज जो होती हैं हम इसको बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इसके अलावा लिस्टेड कंपनीज के अलावा फिर एक और कैटेगरी बन जाती है अनलिस्टेड कंपनी की। अब अनलिस्टेड कंपनी में खुद ही बता दें कौन कौन सी कंपनी होंगी। हर प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड है, हमेशा उसने देना ही अनलिस्टेड है। पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टिंग नहीं हुई वो भी अनलिस्टेड हो गई। सिंगल मेंबर कंपनी ये भी अनलिस्टेड होगी। तो हर वो कंपनी जिसकी लिस्टिंग नहीं हुई वो अनलिस्टेड में रह गई। तो लिस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, प्राइम रिक्वायरमेंट है कि वो पब्लिक कंपनी हो। इसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया कंट्रोल का कि एक कंपनी दूसरी
कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर ले, तो जो कंपनी एक्वायर करती है कंट्रोल, उसको होल्डिंग कंपनी जिसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है उसको हम कहते हैं सब्सिडरी। फिर मैंने ये भी पढ़ाया कि सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी, जिसको सब्सिडरी बोलते हैं, वो भी होल्डिंग की ही सब्सिडरी गिनी जाती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया एसोसिएट कंपनी क्या है। अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्वायर कर ले, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर एक्वायर हो गया तो जिस कंपनी ने ये इन्फ्लुएंस एक्वायर किया और जिस कंपनी के ऊपर ये इन्फ्लुएंस आ गया, हम दोनों को एक रिलेशनशिप में जोड़ देते हैं और इस रिलेशन का नाम है एसोसिएटेड। इस रिलेशन का नाम है एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड शिप के लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 20%, नॉट मोर देन 50%, कि कम से कम 20% और ज्यादा से ज्यादा जो है ना 50% से बिलो ही रहना है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो ये सारे जवाब मैंने आप लोगों को दिए। तो ये कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब बच्चों ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं, ये मैंने पढ़ा दिया था। मोड्स ऑफ फॉर्मिंग कंपनी, सेक्शन नंबर 14, कि कैसे एक कंपनी बन सकती है एससीसीपी से, उसके रजिस्ट्रार से अप्रूव हो सकती है। ठीक है, पहले मैं आपको ये सेक्शन पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं पूरा एक प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि एक कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, कैसे फंड रेजिंग इकट्ठी करती है, उसके मेंबर्स कौन से होते हैं, उसके डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, ये सीईओ क्या चीज़ है, ये कंपनी क्या सेटअप है। ठीक है, ये सारी बातें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल में जाके पढ़नी है। फिर उसके ऊपर मैं आपको तरतीब बताऊंगा कि कल से इंशाल्लाह ऑन गोइंग मेरे लेक्चर किस पे होंगे, और वो प्योरली फ्रॉम कंपनीज एक्ट से होंगे। मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 कहता है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले पढ़ देता हूँ। सेक्शन नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन ये है, उसने कहा कि मिनिमम पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 3 आर मोर पर्सन में फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। कितनी आसान बात है। कंपनी एक्ट ने कहा कि अगर किसी ने पब्लिक कंपनी बनानी है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम उसके पास 3 मेंबर्स हों। ये पर्सन, लीगल पर्सन की बात की है। ठीक है, पर्सन्स मौजूद हों। उसके बाद अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग 2 या 2 से ज्यादा लोग, कम से कम 2 लोग में फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, और सिर्फ 1 पर्सन जो है सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता है। ये इस सेक्शन नंबर 14 की इजी एक्सप्लेनेशन है। अब कंपनी एक्ट में इससे भी मजीद जो है टफ लैंग्वेज यूज हुई है, लेकिन उसको फिर जो है इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की कि 3 आर मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। 3 या 3 से ज्यादा पर्सन जो कि आपस में इकट्ठे हों किसी लॉफुल काम के लिए, पर्पस के लिए, मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फिल करें और जितनी भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लाई करें, तो वो बन जाएगी पब्लिक कंपनी। डन हो गया। 2 आर मोर पर्सन, सो एसोसिएटेड, ऐसे ही एसोसिएशन हो उनकी किसी लॉफुल काम के लिए, और मे इन द लाइक मैनर, और इसी तरीके से एक मेमोरेंडम फुलफिल करें, तो वो बन जाएगी प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन में फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 14 ने बता दिया। अब सेक्शन नंबर 15 ने बताया कि सेक्शन नंबर 14 ने गाइड किया है कि पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 3 पर्सन्स की है, 3 मेंबर्स की है, और प्राइवेट के लिए 2 मेंबर्स की है। अब अगर तादाद इनसे कम हो जाए तो क्या करना है, वो गाइडलाइन प्रोवाइड की सेक्शन नंबर 15 ने। इफ एट एनी टाइम
द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड, कहता है अगर वो नंबर जो कि पीछे सेक्शन नंबर 14 में बताए गए हैं उनसे भी तादाद कम हो जाए किसी भी टाइम में, ये मेंबर्स की बात हो रही है, अगर वो मेंबर्स की तादाद रिड्यूस हो जाए, कितनी रिड्यूस हो जाए, इन केस ऑफ हमें पता है प्राइवेट कंपनी बिलो 2 और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, इसके अलावा पब्लिक कंपनी बच गई ना बिलो 3, ये दो काम हो जाए। पहला काम क्या हो, इफ एट एनी टाइम, पहला काम ये हो कि नंबर रिड्यूस हो गए। पहला काम बच्चों क्या हो, नंबर रिड्यूस हो गए हैं। सेक्शन नंबर 15 को इजी एक्सप्लेन किया। सेक्शन नंबर 15 ने क्या बताया कि पहला काम तो ये देखो कि नंबर रिड्यूस हो गए हैं। इफ एट एनी टाइम द नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज रिड्यूस्ड, कि मेंबर्स के नंबर रिड्यूस हो गए हैं। एंड, और दूसरा काम क्या हो, दूसरा काम उस कंपनी में ये हुआ हो, कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ while the number is so reduced, दूसरा काम ये हुआ हो कि ऐसी कंपनी रिड्यूस्ड मेंबर्स के साथ 6 महीने से ज्यादा काम कर चुकी है, कि बिजनेस, कंपनी का जो बिजनेस था उसमें रिड्यूस्ड मेंबर थे और वही मेंबर जो हैं बिजनेस को 6 मंथ से मोर एक्सटेंड कर लिया उन्होंने। 6 मंथ का रिलैक्सेशन टाइम है, इस 6 मंथ में आप बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हैं, कोई मेंबर एक नया इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। while the number is so reduced, then फिर क्या होगा, ठीक है, दो काम हो जाएं, नंबर कम हो जाएं और कंपनी बिजनेस करे 6 महीने से ज्यादा, नंबर कम हो जाएं और कंपनी बिजनेस करे 6 महीने से ज्यादा, देन फिर क्या होगा, एवरी पर्सन हु इज the member of the company during that time it so carries on business after those 6 month, उसके ऊपर ये दो liabilities आ जाएंगी, shall be severally liable for the payment of whole debts of the company, कहता है जो मेंबर भी इस कंपनी में पाया जाएगा, फिर सेवरली का मतलब किसी को भी पकड़ के कह सकते हैं सारी कंपनी के ऊपर जो कर्जा जाते हैं, जो लोगों का देने वाला पैसा है अदा करो, और अदालत में मे बी sued therefore without joinder in the suit of any other member, कहता है अदालत में ऐसे किसी मेंबर्स के ऊपर अकेला भी सूट किया जा सकता है, अकेला केस फाइल किया जा सकता है, या इकट्ठों के ऊपर भी एग्रीगेटली केस भी फाइल किया जा सकता है। इजी लैंग्वेज में मैंने आपको सेक्शन नंबर 15 समझा दिया, अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी कि ये कहानी क्या है, ठीक है। तो ये था बच्चों टाइप्स ऑफ कंपनी, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी रजिस्ट्रेशन, फिर अगर मिनिमम नंबर से भी कम जाते हैं और आप बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं तो उसके ऊपर क्या फाइन होगा वो मैंने आपको गाइड किया। इसके बाद जो मेरे पास स्लाइड है वो है बेसिक कंसेप्ट्स की। हम सब लोगों को इस बात का पता होना चाहिए, यकीनन यहाँ पे ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनको ये बातें पहले से पता हैं, लेकिन मेजॉरिटी मेरे पास ऐसे बच्चों की है, मेजॉरिटी मेरे पास ऐसे बच्चों की है जिनको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता कि कंपनी कैसे बनती है और इसके ऑपरेशंस जो हैं कौन परफॉर्म कर रहा है। बच्चों एक बात याद रखो, कंपनी एक्ट एक बिल्कुल रफ सब्जेक्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बच्चे को नहीं लगा। ये इंशाल्लाह मेरी गारंटी है, तुम सारे सब्जेक्ट से ज्यादा तुम्हें मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये कंपनीज एक्ट लगेगा। कंपनीज एक्ट इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही मैंने अल्लाह के करम से ऐसे की है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप लॉ पढ़ रहे हैं या आप कोई रफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये नोट करो कि यार जब भी ये आप क्वालिफाई होंगे ना तो लोग आपसे बाय फेस ये बातें पूछेंगे, इसलिए ये बातें जो है प्रैक्टिकल हैं, ये हमारी लाइफ में हो रही हैं।
साथ साथ अब मैंने कल से आपको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस की तरफ भी लेके जाना है। अब ये देखना सब लोग कि कंपनी में बेसिक जो चीजें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कैसे एक कंपनी बनती है। ठीक है, तो पहली स्लाइड है मेरे पास ये, इसको मैं एक्सप्लेन जो है ना इसके स्क्रीनशॉट्स बना लेने हैं। कि फर्स्ट वन मैं आपको बताऊंगा कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी फॉर्मेशन, एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है। जितनी बातें मैं करूंगा ना सारी की सारी कंपनीज एक्ट में मौजूद हैं और इन सारी बातों के ऊपर डिटेल में सेक्शन मौजूद हैं। जैसे ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक लॉजिस्टिक का बिजनेस स्टार्ट किया जाए। इस बिजनेस को करने के लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए। इन लोगों ने सोचा कि इतनी बड़ी अमाउंट से बिजनेस करेंगे तो जाहिर बात है ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो लाइबिलिटी भी ज्यादा होगी ना। तो उस लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए और बिजनेस अच्छा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, कंपनी बनाने का सोच लिया। अभी मेरी बातों को गौर से सुनना है, सारा प्रोसेस क्लियर होगा। इन लोगों ने पता क्या किया, इन लोगों ने एससीसीपी से ये 2 फॉर्म्स लिए और फिल किए। इन 2 फॉर्म में मौजूद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीटली डिफाइंड ईच क्लास, इसकी क्लास का मतलब एक एक लाइन इसकी कंपनी एक्ट में डिटेल में बयान की गई है कि उसको कैसे लिखना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी एक्ट में मौजूद हैं। प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पब्लिक कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों मौजूद हैं। ये दोनों लीगल डॉक्यूमेंट हैं। इन लोगों ने, बात सुनना मेरी, इन लोगों ने ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिल किया। लेट्स सपोज इन्होंने पब्लिक कंपनी बनानी है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डाउनलोड किया, प्रिंट किया, साइन कर लिए और अपने अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, अभी नहीं पूछना वो डॉक्यूमेंट क्या थे सर, अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल में हमने पढ़नी है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए एससीसीपी में। एससीसीपी सर है क्या? एससीसीपी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से वजूद में आई थी और इसका फंक्शन ये है कि ये कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैनेज कर रही है। कॉर्पोरेट का वर्ड मैंने बोल दिया कि ये इसके जो कंपनीज एक्ट में जितनी भी कंपनी आती हैं, जितने भी फॉरेन कंपनी आती हैं, ये उनको मैनेज कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एससीसीपी को या तो मैनुअल डॉक्यूमेंट दे दिए या उसको मेल कर दी, ईमेल के थ्रू, ई रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद एससीसीपी में बैठा हुआ है एक रजिस्ट्रार बैठा हुआ है। इसने सारी लिस्टिंग चेक की कि कौन कौन बंदा इन्वॉल्व है कंपनी की फॉर्मेशन में, ये क्या करते रहे हैं, इनके क्या सीएनआईसी हैं, इनके रजिस्टर्ड एड्रेस क्या हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट जो कि इसके माइंड में डाली हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल ने वो सारी चेकलिस्ट इसने चेक की। टन सा ठप्पा लगा देता है एक पेज के ऊपर और वो हैंड ओवर कर देता है इन लोगों को, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब इन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तब एक कंपनी जो है वो कंस्टिट्यूट होती है बाय लीगली, एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है उसकी बर्थ हो जाती है। इस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ये अपने मेंबर से अलहदा है, ये इसका क़याम हो चुका। ये सारी कहानी मैंने आपको बताई इनकॉर्पोरेशन की, इसके ऊपर डिटेल में प्रोविजंस मौजूद हैं। मैं अभी आपको इनकॉर्पोरेशन नहीं पढ़ाऊंगा,
ठीक है, मैं अभी आपको कहीं और किसी और एरिया की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। इनकॉर्पोरेशन इसका स्क्रीनशॉट बना ले। इसके ऊपर टोटल जो है सेक्शन नंबर, ये बात स्टार्ट हो जाती है 10 से लेकर सेक्शन नंबर, कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है ऑफ अबाउट 39 ये कवर होते हैं इस कहानी में। अभी वो सेक्शन क्या है मैंने इनको अभी स्टार्ट नहीं करना, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक कंपनी कैसे बनती है। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना एक मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है। कंपनी का क्याम होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, जैसा कि मैंने बताया ये एक पब्लिक कंपनी रजिस्टर हुई है। इन लोगों ने प्रोस्पेक्टस जो था वो बनाया, SCCP से अप्रूव करवाया, और वो प्रोस्पेक्टस अपने आइडियाज़ के साथ कि हम एक लॉजिस्टिक कंपनी बनाना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ के साथ वो प्रोस्पेक्टस इन्होंने पब्लिक कर दिया। ठीक है, इन्होंने मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक कर दिया। और याद रखना है प्रोस्पेक्टस में शेयर एप्लीकेशन मौजूद होती है कि आए हमारा प्रोस्पेक्टस जो है इसमें शेयर एप्लीकेशन लगी है, इसको फिल करें, और जो बैंक बताया होगा उसमें पैसों के साथ ये शेयर एप्लीकेशन जितने आपने शेयर सब्सक्राइब करने हैं उसके साथ उतने पैसे जमा करवा दें। ठीक है, यहाँ तक भी कहानी क्लियर होनी चाहिए। शेयर एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टस और किन लोगों ने इशू किया और पब्लिक को इशू हुआ। अब सारी पब्लिक तो है, सारी पब्लिक मौजूद है, सारे बंदे तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो बंदे इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं जो कि इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे, पैसे जमा करवा देंगे और इस तरह कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाएगी। इसके बाद अच्छा, यहाँ तक जो किसी का क्वेश्चन है ना मैं पहले वो ले लूँ, फिर इसके बाद अगली कहानी बताता हूँ। नुमान अफजल, बात करो जल्दी से, हैंड रेस किया आपने। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है ना जल्दी आ जाओ, 10 मिनट में आप लोगों पे लगाऊं ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको बातें समझ आ रही हैं। जी नुमान अफजल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी मेंबर मिनिमम पार्टनर की जो तादाद होती है वो 7 होती है ना? यार, दो वर्ड ऐसे बोल दिए जिनका जमीन आसमान का ताल्लुक ही नहीं है। पब्लिक कंपनी पार्टनर्स की तादाद, सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें पार्टनर की तादाद 7 होती है, ये मैंने सर कहीं पढ़ा था, मिनिमम पार्टनर यार की तादाद। आपने ना यही मैं कहता हूँ कि आपने जो पढ़ा हुआ है ना उसको छोड़ दो। वो मिनिमम पार्टनर नहीं थे, पार्टनर तो कंपनी में होता ही नहीं, कंसेप्ट नाम ही नहीं होता पार्टनर का। आपने कहीं किताबों में ये पढ़ा था, मैं बता देता हूँ आपको। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में मेंबर्स की तादाद, डायरेक्टर्स की तादाद एटलीस्ट 7 होगी, ये आपने पढ़ा था मेरे भाई, जिसको आप मिस कैरी करके यहाँ पे ले आए। कंपनी में तो पार्टनर, यार खुदा का खौफ करो, मैंने पहले दिन के लेक्चर में ये क्लियर करवाया था कि हमने पार्टनरशिप की बात नहीं करनी, यहाँ पार्टनर का चक्कर नहीं है। सुफियान, जी सर। सुफियान बात करेगा। सुफियान, जल्दी बात करनी है ताकि 10 मिनट में ना ये मैं कहानी वाइंड अप करूं, एक अच्छी सी पिक्चर आ जाए, सबके पास समझ आ जाए। जी सर मुझे समझ आ रहा है, बाय मिस्टेक सर हैंड रेज हो गया, सॉरी सर। ठीक है सुफियान। रिजवान अली, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये प्राइवेट का प्रोसीजर है या पब्लिक का प्रोसीजर है?
लेट सपोज ये पब्लिक का प्रोसीजर है। फिलहाल मैं आपको ना एक हायरार्की बताना चाहता हूँ कि कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, ठीक है। अभी ये ना सोचो ये प्राइवेट का प्रोसीजर है या पब्लिक का, अभी आप ये सोचो कि कंपनी ऐसे रजिस्टर होती है, ठीक है। ठीक हो गया प्राइवेट का क्योंकि प्रोसीजर तो यही होगा ना, हाँ प्राइवेट का यही होगा ना कि ये वाला प्रोसेस नहीं होगा उसमें जो स्लाइड मैंने शेयर की हुई है, बाकी पिछला प्रोसेस तो सेम है ना। जी सर बिल्कुल। ठीक है, मलाइका, हरी अप जी। मलाइका, मलाइका आप बात करेगी। सॉरी सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम। वो जी वालेकुम मैंने अस्सलाम, जी बोलें। बोलना शुरू कर दिया था, मुझे पता नहीं चला। ऑल डेट्स ऑफ सेक्शन जी 15 जी में जो ना मुझे ये प्रॉब्लम थी, जो ऑल डेट्स ऑफ कंपनी था कि वो लायबल होंगे, ठीक है। तो वो जी जो जी है वो सिर्फ उस 6 मंथ्स के लिए लायबल जो डेट्स होंगे, या जब जब से कंपनी बनी है अब उन 6 माह के बाद वो भी ऐड होंगे? देखें, कंपनी एक्ट ने क्लियर कर दिया कि सारा कर्जा, कंपनी एक्ट ने कोई टाइम लिमिट नहीं बताई वहां पे। सारा कर्जा जो ठीक भी हो गया, देना हुआ, 1 रुपया देना हुआ चाहे 1 करोड़ देना हुआ, हम्म, सारा कर्जा उसने कह दिया ठीक हो आप गया पे आ जाएगा, ठीक है। जी। और मोहम्मद ये जो वजाहत, दूसरा जी जी बोलें बोलें। दूसरा ये जो सूद वाला था कि उनके ऊपर केस भी हो सकता है, वो वाला पोर्शन समझा दीजिएगा प्लीज। अच्छा, उसमें मैं अभी बता देता हूँ। उसमें ये बताया था कि हम्म, किसी एक मेंबर के ऊपर भी केस हो सकता है, ठीक हो गया। ठीक है। जो हम्म, क्रेडिटर हैं, किसी कोई एक मेंबर उनकी हम्म, नजर में आ गया ना, तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है, या इकट्ठों को जी के ऊपर भी केस हो सकता है, ठीक है। वो ठीक कहता हो है गया कि केस जो जी। है ना, आपको ये इंतजार नहीं करेंगे कि दूसरे मेंबर भी इकट्ठे कर लें। कहता जो भी हम्म, नजर आया उसके ऊपर केस हो गया तो फाइनल, ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक सर। है। वजाहत, जी ओके वजाहत। जी सर, मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप जब बोलते हैं ना तो आपकी 2 सेकंड आवाज आती है, 3 सेकंड फिर चली जाती है। मेरे ख्याल से ये सब स्टूडेंट के साथ इशू है, ग्रुप में वजाहत, भी मैसेज आ रहे हैं। अच्छा 1 मिनट एडमन का रिस्पॉन्स ले लेते हैं। सर आप बोलें जरा, मेरी वॉइस में कोई मसला है, कोई डिस्टॉर्शन है या कोई वेरिएशन है? एडमन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो बोलेंगे। जी सर, आपकी आवाज़ अभी तक कटी तो कोई नहीं है। जो स्टूडेंट को इशू आ रहा है वो अपना इंटरनेट चेक कर लें, इंटरनेट पे इशू हो सकता है आपकी तरफ, उसमें आवाज़ कट जाती है। जी चलें, ठीक है सर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। उस्मान बात करेंगे। उस्मान जल्दी हरी अब कंक्लूड करना है ताकि मैं ये एक अच्छी सी एक समरी बना लूँ, जो कंपनी में हायरार्की है और कंपनी की जो फॉर्मेशन है उसको क्लियर कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरे उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। के ये सर जी जी जब ये जो मेंबर्स रजिस्टर होने जाएंगे एसएसीपी के पास, ये एमओए और एओए जो ये जमा हाँ जी, करवाएंगे, उस टाइम अपने एसेट्स भी जी शो जी करवाएंगे कि हमारे पास इतना बैंक स्टेटमेंट है, ये बिल्डिंग है और ये देखें देखें हमारे देखें देखें उस्मान 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 उस्मान, अभी ये बातें अपने पास रखें। मैंने कहा कि वो सारी बातें हमने पढ़नी हैं। अभी ये सोचो कैसे, जैसे मैंने आपसे नहीं पूछा कि उस्मान तुमने आईसीएमए में रजिस्ट्रेशन कैसे ली, अब तुम मुझे बताना शुरू कर दो सर मैंने पहले बीकॉम पास किया, मैं उसकी डिग्री उठाई, मैं बाइक पे बैठा, मैंने वहां पे जाके प्रूफ दिया मैंने बीकॉम किया, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मैंने कहा उस्मान के इन बंदों ने एमओए साइन किया, रजिस्टर करवा लिया, बस, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है क्या उस्मान, अभी पढ़ना है। लेकिन जब जो एरिया मैंने स्टार्ट करना है ना, उसके लिए मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग उस्मान चाहिए कि इन लोगों ने कंपनी कैसे रजिस्टर करवाई, बस। थैंक यू सर। फरहान इकबाल बात करेंगे। सर जो मेंबर्स रिड्यूस होने की सूरत में लाइबिलिटी थी, वो जो आपने स्लाइड शो की थी उसमें लिखा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो अभी मिस जो थी एक मलाइका, मिनट उनका क्वेश्चन था। अच्छा 1 मिनट सर, मैं वो ना दोबारा पढ़ लूँ। सॉरी सॉरी अगर मैंने जी प्लीज। मिसगाइड किया हो, मैं उसको दोबारा दोबारा जो है निकाल देते हैं अभी। जी सॉरी फॉर प्लीज। दैट। मैं जो है ना जोशे खदाबत में लगता है मैंने जो है ना गलत बता दिया। एवरी पर्सन हु इज़ द मेंबर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द टाइम
that it so carries on business after those 6 month। हाँ जी, contracted during that time। सॉरी, ये मलाइका ने पूछा था कि सारे डेट के ऊपर, सॉरी ये मैंने लाइन स्किप कर दी थी, कि सिर्फ और सिर्फ वो उस कर्जे के लिए वो लायबल होंगे जो कि 6 मंथ के बाद जो है, आफ्टर दो 6 मंथ के बाद अगर कोई इन्होंने लाइबिलिटी कंपनी पे अराइज की है कंपनी को कैरी ऑन करने के लिए, तो आफ्टर दो 6 मंथ, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, तो आफ्टर दो 6 मंथ अगर इस कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज होगी तो ये बंदे जो भी मौजूद थे इस कंपनी में वो लायबल होंगे। थैंक यू फरहान इकबाल साहब। जी हो गया, ठीक है हो गया। अब देखें हमारे पास शेप क्या आई, ये रजिस्ट्रेशन हुई, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये पब्लिक में फंड रेजिंग ऐसे होगी, प्राइवेट में जो फंड रेजिंग है वो उनके पास अपने फंड्स होते हैं। उसके बाद ये देखें, ये एक हायरार्की है, सुप्रीम पावर मौजूद होती है मेंबर्स के पास, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, उन चीज़ों को, उन डिसीजंस को लेने के लिए मेंबर्स के पास सुप्रीम पावर होती है। ये पावर डोनेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? स्टार्ट पे अपने पास ये वर्ड ये लिख लो कि पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो वही लोग होते हैं जिनका नाम MOA में एज डायरेक्टर लिखा होता है स्टार्ट पे, बाद में ये चेंज हो जाते हैं। स्टार्ट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? अच्छा, अब ये शेयर होल्डर, ये जो शेयर होल्डर है सारी डिसीजन मेकिंग कंपनी की इनके पास होती है। डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, कोई भी अगर इन्होंने डिसीजन लेना है वो डिसीजन डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, और डायरेक्टर्स जो हैं ये डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। डायरेक्टर्स जो हैं वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं ये उसी वक्त कंपनी में इकट्ठे होते हैं जब इनके डिसीजन की ज़रूरत हो, जब कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है जिसके ऊपर इनकी वोटिंग रिक्वायरमेंट होती है। हम जो एरिया स्टार्ट करेंगे, हम ये वाला कल से एरिया स्टार्ट करेंगे, मीटिंग्स, सेक्शन नंबर 131 से सेक्शन नंबर 153 तक। ये कोई 21-22 लेंथी सेक्शन हैं जो कि कंपनी की मीटिंग्स के ऊपर होते हैं कि कंपनी की मीटिंग्स कैसे होंगी, वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिनके ऊपर वोटिंग रिक्वायर होती है, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें मीटिंग को बुलाया जाएगा, वो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिनसे वोटिंग ली जाएगी, और वो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिनसे इन वोटिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन नंबर 131 से 153। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इनका कंपनी में क्या किरदार होगा, इनका रोल क्या होगा, इसके ऊपर रेगुलेशंस जो कंपनी एक्ट में मौजूद हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 1542, जिसमें CEO की भी रेगुलेशन है। अच्छा, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये एक ऐसा बंदा अपॉइंट करते हैं, एक ऐसा बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। याद रखना है एक बात, मैं फिर दोबारा अगेन आपको बता दूं कि जिन लोगों ने कंपनी बनाई थी वो भी तो कंपनी के मेंबर है ना। याद रखना कि ये जो ऊपर 5 लोग नजर आ रहे हैं ना, ये नीचे अवाम में भी मौजूद हैं कहीं। ये कंपनी के मेंबर्स भी हैं, ये कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं। डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, वो जब डायरेक्टर पढ़ेंगे ना तो मैं आपको डायरेक्टर का रंग भी दिखा दूंगा कि डायरेक्टर होते कितनी किस्म के हैं। याद रखना है डायरेक्टर कंपनी का मेंबर है। अभी तक ये सिर्फ याद रखना कि डायरेक्टर कंपनी का मेंबर है। कल को जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मज़ीद डायरेक्टर की एग्जाम आ जाएंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि डायरेक्टर भी मेंबर हैं।
डायरेक्टर जो है एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो पर्सन इनमें से भी हो सकता है, ये पर्सन कोई बाहर का बंदा भी हो सकता है। ये पर्सन जो है ये कहलाता है सीईओ। इसको अपॉइंट किया जाता है कि हमारा आइडिया था, हमारा बिजनेस है लॉजिस्टिक का, तुमने इसके ऊपर काम करना है, ये सारी कंपनी तुम्हारे पास पड़ी हुई है, इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इसमें जीएम अकाउंट्स बैठा है, उसके पास सारा अकाउंट्स है, इस कंपनी में जीएम मार्केटिंग है, सारी मार्केटिंग है, तो तुमने इस कंपनी को परफॉर्म करवाना है। आप सीईओ को बोल सकते हैं कि ये एक परफॉर्मेंस लिंक होता है कंपनी के दरमियान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान। डायरेक्टर्स और सीईओ के ऊपर हमने सेक्शन जो पढ़ने हैं वो 154 से लेकर 203 ये पढ़ने हैं, और इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सेक्शन नंबर 131 से ऑनवर्ड, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक कंपनी में हो क्या रहा है। ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। इसका मैं साथ साथ आपको प्रूफ भी दूंगा कि यार ये देखो, ये एक बैंक में मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कैसे कॉल की। फिर आपको टास्क भी दिया जाएगा कि आप भी ऐसा कोई नोटिस बना के मुझे दें। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछें, तो कल इंशाल्लाह हम अपनी जो है लीगल प्रैक्टिस और लीगल जो हमारा सिलेबस है उसको स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट मैंने मीटिंग से करना है। अब क्वेश्चन वाले सब लोग सामने आ जाएं क्योंकि 10 मिनट पड़े हैं। उमैर शेख, उस्मान शेख, सॉरी उस्मान शेख, उस्मान शेख, मुबशर, मुबशर, वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम, जी जी मुबशर। सर ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि डायरेक्टर, सर ये नीचे जो पिक्चर बनी हुई है आवाम की, सर ये शेयर होल्डर्स हैं? हाँ जी, ये शेयर होल्डर्स हैं। सर मेंबर्स, सर एक मेंबर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जी जी, जो इन्होंने एमओए एज ए डायरेक्टर जो पहले पहले लिखते हैं एमओए में, सर ये शेयर होल्डर हो सकते हैं सर? जी हाँ जी। अच्छा, सर अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि शेयर होल्डर और मेंबर में फ़र्क क्या है। ठीक है, मेंबर को शेयर होल्डर बोल सकते हैं या शेयर होल्डर को मेंबर बोल सकते हैं, ये क्या चक्कर है? असल में सर वो अभी ये कुछ अर्सा पहले सीनियर ऑडिटर की तैयारी कर रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था सर कि डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता क्योंकि वो उनमें वो देखिए, डायरेक्टर की ना टाइप्स हैं। ठीक है, जी जी अभी के लिए मैंने कहा कि डायरेक्टर जो है ना, अभी यही सोच लो, क्योंकि इन्होंने कंपनी बनाई ना, तो इनके लिए रिक्वायरमेंट भी होती है कि ये भी शेयर सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए मैंने कहा कि ये जो डायरेक्टर्स हैं ना, ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर हैं तो ये कंपनी के मेंबर भी हैं। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं ना, डायरेक्टर जो मेंबर नहीं होना चाहिए, होगी एक किस्म, लेकिन अभी मैं उसको टच नहीं करना चाह रहा। वो डायरेक्टर्स की टाइप की तरफ मैं शुरू हो जाऊंगा फिर, लेकिन मैं अपना फोकस स्टार्ट करना चाहता हूँ मीटिंग से। मीटिंग से शुरू होंगे ना, ये सारी हायरार्की हमें पता चल जाएगी कि ये चक्कर क्या है, प्रोसेस क्या होता है। ये डायरेक्टर इसलिए इन्वॉल्व करते हैं कि वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि इतने शेयर होल्डर्स होने चाहिए, तो उसमें वो फिर फुलफिल करने के लिए डायरेक्टर्स ये भी शेयर खरीद लेते हैं। हेलो, देखिए, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी। मैंने कहा ये बात की हैं कि डायरेक्टर मेंबर होगा या नहीं होगा, वो शेयर कैसे सब्सक्राइब करेगा, वो क्या चक्कर हैं उनके, जी सर, तो ठीक है सर। ये बात की हैं। ठीक है, अच्छा जी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बात करेंगे। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अली खान बात करेंगे। अली सर खान। पर एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था जी कि जी। माइनर की एज क्या होनी चाहिए जिस टाइम वो, यानी माइनर से ऊपर वो कंपनी का वो पार्टनर बन जाएगा, तो आपने कहा था 19 कंपनी का ईयर्स। पार्टनर, यार एक मिनट, उसकी कंपनी चॉइस का होती है वो पार्टनर, बने। पहली तो बात ये है, माइनर की एज जो है ना ये लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। माइनर एज जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपने मुताबिक, सर 19 साल कहा था, मैंने कहा था कि 18 होती है, आपने कहा था 19। मैं कंफर्म करके बताऊंगा। हाँ जी 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स है, थैंक मैंने यू, यही कंफर्म कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। 18 ईयर्स है माइनर की एज। चलो ठीक। तो 18 ईयर्स तक वो माइनर है। अच्छा उसके बाद महनूर। अस्सलाम वालेकुम सर। महनूर। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने सेक्शन 131 और जी 153 जो आपने हैंड आपने, रेस किया था। जी जी सर ये जो आपने अभी ये बता रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, इसमें आपने नीचे सेक्शन 131 से 153 लिखा है हम्म। सर, ये किस चीज के बारे में डिनोट करता है? ये हमने ना कल स्टार्ट करनी है मीटिंग की रेगुलेशंस, कि मीटिंग क्या होती है, मीटिंग कैसे होती है, मीटिंग कौन कॉल करता है, कंपनी की मीटिंग्स। तो मैंने उसका रेफरेंस दिया, कल हमने ये बल्कि सेक्शन स्टार्ट करने हैं कि मीटिंग्स क्या होती हैं, ठीक ठीक है, और इनकी ठीक है प्रैक्टिकल सर, ठीक हम है। कैसे इसको बुला सकते हैं, मैंने इसलिए लिखा। ठीक है। इज़ा अजीज। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो अस्सलाम। सर, हम जी जी बात कर रहे वालेकुम थे अस्सलाम। हम बात कर रहे थे होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी की। ठीक है सर, आपने एक जी बात कही थी कि सब्सिडियरी कंपनी की भी आगे से सब सब्सिडियरी कंपनी होती है जिसके ऊपर सब्सिडियरी कंपनी जी का होल्ड होता है। ठीक है, देखिए जी अब बात हो रही थी कि सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर होल्डिंग कंपनी का जो कंपनी ए है उसका होल्ड होता है, तो क्या सर सब्सिडियरी कंपनी को अपनी सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर जो डिसीजन लेने का राइट है, क्या वो उसको होता है या कंपनी ए को होता है जो सब्सिडियरी कंपनी को होल्ड कर रही होती है? देखिए पीछे से जो मेजर पावर है वो कंपनी ए के पास है, वो वही हाँ डिसीजन लेगी जो कंपनी बी में होने। अब कंपनी बी ने आगे कहीं इन्वेस्टमेंट की है, अब मुझे ये बताएं, हाँ कंपनी बी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी ए ने रखे हैं, जी तो वो डायरेक्टर्स किसकी इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे, कंपनी ए की। अब कंपनी बी कंपनी सी को कंट्रोल कर रही है, जी, तो कंपनी सी में भी वही कुछ कंट्रोल होगा जो कंपनी ए चाहेगी। मतलब जो भी डिसीजंस होंगे वो एट द वंस मतलब कंपनी ए ही लेगी। कंपनी ए उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, अपने जो वो डिसीजन लेने होंगे उनको अप्रूव करवा सकती है, ठीक है। जी थैंक यू सर। ओके वकील साहब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने पहले वाली स्लाइड में मेंशन किया था कि सेक्शन 10 से सेक्शन 39 तक, तो सर वो किस चीज़ के लिए आपने मेंशन किया था? यार सेक्शन आपने याद नहीं करने, सेक्शन मेरे रेफरेंस के लिए हैं, मैं सेक्शन की पूरी एक स्लाइड मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो सारे सेक्शन मैंने लिखे हुए हैं कि मैंने बच्चों को ये पढ़ाना है, मैंने ये पढ़ाना है, मैंने ये पढ़ाना है। सेक्शन आपने कभी भी याद नहीं करना, सेक्शन मेरे रेफरेंस के लिए है। एग्जामिनर जब पूछेगा आपको सेक्शन बता के पूछेगा कि बच्चों मैं ना तुमसे सेक्शन नंबर 131 में से ये पूछने लगा हूँ, आपने कभी भी उसको ये नहीं कहना अच्छा सेक्शन नंबर 31 को मुझे भी आता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सेक्शन नंबर ठीक है आपने सर। याद नहीं करना, सही है सर। सेक्शन सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए है, आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करनी है लॉ की। जी सर। सर आपने उस पर हेडिंग लिखी साबिर। थी ना, तो मैं वही हेडिंग पूछना चाह रहा हाँ था। जी वो मेरे रेफरेंस के लिए है, कल को कोई आपसे ठीक पूछ है ले कि सर। कहाँ पढ़ रहे हो, तो आपको हल्की सी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि यार इतनी रेंज में हम पढ़ रहे हैं। साबिर सही। लोधी साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। हेलो
सर मैंने पूछना था जी वालेकुम लिमिटेड अस्सलाम। बाय शेयर, सर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में अगर शेयर वैल्यू की प्राइस फुल पेड हो तो वाइंड अप पे लायबिलिटी होती है? नहीं, कोई नहीं होगी। ठीक हो गया सर, बस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ क्वेश्चन था, डेफिनेशन में लिखा था इफ एनी अनपेड, कि अगर कोई अनपेड रह गई तो लायबिलिटी है। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। वास्ती साहब बात करेंगे, सबूर वास्ती साहब। सबूर वास्ती साहब बात करेंगे। अदनान जफर, अदनान जफर की वॉइस क्लियर नहीं। नोमी रमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो आपने जो ग्रुप बनाया है असाइनमेंट सेंड करने के लिए, उसके अंदर ऐड कर दें मुझे। ठीक है, वो मैं आप मैसेज आपको ऐड कर लेंगे, जो है ना एडमिन के लोग। अच्छा मलाइका, जल्दी पूछें, अब क्लास का टाइम ऑफ होने वाला है। मलाइका। सर वो गलती से हाँ हैंड रेज हो गया था। ठीक है, सुफियान। सुफियान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने पब्लिक सेक्टर कंपनी में बताया था कि, तो उसमें स्लाइड में लिखा हुआ है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा था कि इसका क्या मतलब है। उसमें यही है कि जैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे अभी मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, कंपनी ए है, कंपनी जो है बी है, और बी आगे कंपनी सी है, तो कंपनी का जो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है सी पे, वो ऐसे होता है। ठीक है, पर पब्लिक सेक्टर Directly कंपनी खुद बनाने के लिए तो investment सर 51% चाहिए, तो वो तो डायरेक्ट कंट्रोल होगा ना उसके पास। 51% ले लिया उसका तो देखिए सब्सिडी पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करे, फेडरल गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करे, या अपने किसी अदारे के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा दे, या अपनी किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा दे। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये चक्कर है। इसका कोई एग्जांपल, अब क्लास का टाइम तो ऑफ हो गया, मैं इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता दूंगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की और ठीक है सर, जो इसकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद होपफुली सबके हैंड जो हैं वो जवाब मैंने सबको दे दिया। तो भाई सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक सोशल नेटवर्क बना लिया जाए अपना। जितने ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, आप मुझसे ऐसे उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, ताकि हमारी क्लास का जो टाइम है वो स्मूथ चलता रहे। तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे जी कंपनी मीटिंग्स, और सेक्शन नंबर 131 से ऑनवर्ड हम चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर सीईओ को तो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर, और डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है सर? शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू हाँ सर। वो अपॉइंट करते हैं। इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा, मीटिंग स्टार्ट होने दो, फिर आगे पता चल जाएगा कि डायरेक्टर कैसे आते हैं। थैंक यू सर। चलें जी, इंशाल्लाह हम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ये क्लास में जो है रेफ़र करता हूँ हमारे एडमिन को। ओके, अल्लाह हाफिज़।